नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नॉलेज कॉर्नर के इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इसका एक टैगलाइन हमारी तरफ से दिया गया, हमारा भविष्य। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है आत्मनिर्भर भारत अभियान में वो भी यही है कि भारत का भविष्य होगा। सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है ये अभियान और किस तरीके के प्रावधान इसके अंदर विकसित किए गए हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलेंगी और इसको लेकर समाधान भी क्या संभव है। सभी आयामों पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले सवाल ये है किस तरीके के अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे नाम से ही पता चल रहा, आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य है कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बनाना है जो सेल्फ रिलायंट हो जाए, खुद पर निर्भर हो जाए। जब आप सेल्फ रिलायंट अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। सेल्फ रिलायंट तो हो सकती है। बहुत से लोग सेल्फ रिलायंट को छोटे टर्म में समझ लेते हैं कि जितनी जरूरत की आवश्यकताएं होती हैं उनका उत्पादन यदि हम खुद करें उसको सेल्फ रिलायंट कहते हैं, पर ये सच नहीं है। इकोनॉमी में इसको सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं। हमें सेल्फ रिलायंट बनने का तात्पर्य है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन हमें चाहिए उतना अगर हम स्वयं कर लें तो अच्छी बात है। यदि हम ना कर पाए तो हमें किसी क्षेत्र में बढ़त हासिल करनी है ताकि हमारा जो आयात है और जो निर्यात है वो बराबर हो जाए। इसका अर्थ है कि जितनी चीजें मुझे इस परिवार में चाहिए इतना का उत्पादन कोशिश करूं कि अधिक से अधिक मैं उत्पादन कर सकूं। और यदि मैं कोई चीज का उत्पादन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आयात करनी पड़ रही है, तो मुझे कुछ वस्तुओं को निर्यात भी करना चाहिए। इतनी क्षमता बना लेनी चाहिए कि आयात निर्यात कम से कम संतुलन पर आ जाए। इसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कहते हैं। सवाल यह है कि विश्व में क्या कोई अर्थव्यवस्था सेल्फ रिलायंट हो सकती है, तो इसका जवाब अक्सर हर आदमी ना ही कहेगा, कितना आसान नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था की, तो अगर अच्छे कदम उठाए जाएं तो ये संभव भी है। हाल ही में कोरोना महामारी के संकट की वजह से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था खतरे में। हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट आई, उस एडीबी रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट सब निरंतर जारी हो रही है जो सकारात्मक नहीं है। ऐसे में अनुमान है कि संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था भारी गिरावट में होगी। हालांकि इस गिरावट में भारत को माना जा रहा है कि भारत थोड़ा प्रगतिशील होगा या अन्य की तुलना में हमारे यहाँ गिरावट कम होगी, पर यह तो श्योर है कि गिरावट हमारे यहाँ भी होगी। और सबसे बड़ा प्रभाव जो अर्थव्यवस्था का गिरावट का पड़ेगा वो एशिया के राष्ट्रों पर ही पड़ेगा, और खास कर भारत जैसे राष्ट्र पर जो भी विकासशील है, या मैं ये कह सकता हूं जो अपने अभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के नजदीक ही था। ऐसे में यदि उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो इस अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी के संकट की वजह से लाखों करोड़ों के नुकसान निरंतर सरकार को हुए हैं, और ऐसे में अर्थव्यवस्था काबू में करना बहुत जरूरी है। नोटबंदी के बाद वैसे भी कोरोना महामारी के इस संकट ने अर्थव्यवस्था को एक नाजुक हालात पर पहुंचा दिया है। इस पूरे उद्देश्य के लिए सरकार ने एक बेहतरीन नीति शुरू की है, क्योंकि लॉकडाउन करना सरकार की मजबूरी था और इस वजह से अर्थव्यवस्था पूरी चपेट में थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा की। इस अभियान की चर्चा इसलिए भी की गई है कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश कम हो रहा है। अब विदेशों से निवेश कम प्राप्त होगा क्योंकि हर राष्ट्र की हालात नाजुक है। ऐसे में हमें भारी मदद कम मिलेगी तो हमें खुद अपने आप ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा या अपनी अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करना पड़ेगा। जो संसाधन, चाहे भौतिक हो, मानव संसाधन हो या किसी भी तरीके की मानवीय पूंजी हो, यदि हमें इन प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों का प्रयोग हमारे स्तर पर उचित स्तर पर करना है, या कहूं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनने में सक्षम हो जाए। इसलिए ये हमारे लिए अति उपयोगी विषय है। आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले और आरबीआई के संशोधनों के बाद एक विशेष पैकेज अनाउंस किया गया है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, जिसको निरंतर अभी आप रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे कि अलग अलग चरणों में इसको स्पष्ट किया जा रहा है। ऐसे में भारत आने वाले कुछ सालों में इस तरीके की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, चाहे हमने अभी मजबूरी में अपनाया हो, पर हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बना लें जो सारी चीजों को सुनिश्चित करने में सक्षम हो जाए। इसके अलावा जब इस आत्मनिर्भर अभियान की बात करेंगे तो इस अभियान को 2 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण में भारत सरकार जो है वो इसको चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने में, यानी जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करने में इनका प्रयोग करेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं पर है और मंदी का सबसे बुरा प्रभाव भी इन्हीं लोगों पर पड़ता है, क्योंकि भारी मात्रा में रोजगार हमारे यहाँ देते हैं। तो इस विनिर्माण के क्षेत्र को जो लघु स्तर पर है खास कर इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।
ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात जैसी चीजों को हम लोग बढ़ा सके। जैसे हम निर्यात बढ़ाएंगे तभी हम लोग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को भी डेवलप कर पाएंगे। दूसरे चरण में ये निर्णय रत्न आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे बड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने या उनका प्रसार करने के उद्देश्य से किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 मूल मंत्र रखे गए हैं, जिनमें पहला अर्थव्यवस्था, यानी जो फोकस एरिया है वो इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जो दोनों दिशा में होगी, भौतिक और सामाजिक। जब हम लोग सड़क, रेल इन सब की बात करते हैं तो ये भौतिक आधारभूत संरचना हो गई है, और जब हम लोग सामाजिक की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों को भी लागू करना है। इसके अलावा तकनीकी आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है, क्योंकि यही आने वाला भविष्य है भारत के लिए भी और संपूर्ण विश्व के लिए भी। एक ऑप्शन इन्होंने चौथा मूल मंत्र लिखा है डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन, कि देश की जितनी भी जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार पर है उन सभी का विकास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 5वां रखा गया है मांग, जो डिमांड है। तो ये 5 मूल मंत्र रखे गए हैं, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन और डिमांड। इन 4 का उद्देश्य है अंतिम 5वें लक्ष्य को प्राप्त करना, जो है इस अर्थव्यवस्था में पुनः मांग को अर्जित करना, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ावा देना। भारत इन 5 स्तंभों पर निर्भर होकर अपने इस आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाएगा, ताकि हमारे इस भविष्य को हम सुरक्षित करने में सक्षम हो जाएं। इस दिशा में 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने घोषित कर दिया है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% हिस्सा है। और ऐसा करने वाला भारत उन बड़े 8 राष्ट्रों में से शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का, अपना जीडीपी का 10% पैकेज इस महामारी के दौरान खर्च करने का निर्णय लिया है। बहुत बड़ा निर्णय है। और इसके साथ सरकार लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज जितने भी चीजें हैं, कानून और जितने प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनको नरम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी जो कठोरता है उसको लचीलापन बना रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को हम लोग मजबूत करने में सक्षम हो जाए। तो सरकार कानूनों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, और एक बहुत बेहतरीन निर्णय भारत सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में पहले से ही एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पर जंप कर चुके थे। इसका अर्थ यह है कि हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र का विकास पहले भी अधिक नहीं किया था। हालांकि 2011 में विनिर्माण नीति हमने शुरू की, पर वो ज्यादा सफल नहीं हुई। उसके बाद 2014 में हम लोगों ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, स्टैंड अप स्टार्टअप जैसी योजनाओं को शुरू किया। तो ये वो सारी योजनाएं थी जो सफल होने की संभावना की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस दौरान फिर नोटबंदी का मुद्दा आना, उसके बाद ये कोरोना महामारी जैसे संकट की वजह से ये जो हमारे पहल थे औद्योगिक विकास की, इनमें बहुत बड़ी बाधा आई है। इसलिए जरूरी है कि जो परियोजनाएं मेक इन इंडिया, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से शुरू की गई थी, उनको टूटने ना दिया जाए, या उनको किसी भी तरीके से आर्थिक दबाव को ना झेलना पड़े। इस उद्देश्य से सरकार ने माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की श्रेणी के जितने भी उद्योग हैं, उनको क्रेडिट गारंटी देने की बात कही है। जब हम लोग क्रेडिट गारंटी की बात करते हैं तो बैंक या जो कोई भी वित्तीय संस्था होती है, वो किसी ना किसी संपत्ति को आधार रखकर इनको पैसा देती है। ऐसे में जब हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन जो लघु उद्योग हैं या जो सूक्ष्म उद्योग है या मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, इन उद्योगों की जब हम लोग बात करते हैं तो इन पर सबसे बड़ा प्रभाव इन चीजों का पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी संपत्ति नहीं होती। अब यहाँ क्रेडिट गारंटी का तात्पर्य यह है कि बैंकों को ये प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया गया है कि जितनी मात्रा में आप इनको लोन देंगे, यदि वो लोन फेल हो जाते हैं चुकाने में, तो आपको गारंटी गवर्नमेंट दे रही है कि हम वो लोन आपको चुकाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मुझ जैसे आदमी ने कोई 1 करोड़ का लोन किसी बैंक से लिया इस कैटेगरी के तहत में, और यदि उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं हूं तो उस बैंक का एनपीए नहीं होगा, उस बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको मेरी जगह पैसा चुकाएगी। ऐसे में बैंकें, क्योंकि इस मंदी के दौर में बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही आ रही है भारत के अंदर कि वो अपने ऋण देने की प्रक्रिया को लेकर काफी सुस्त हैं, क्योंकि बहुत से पीएनबी के मुद्दे, यस बैंक के मुद्दों, इन सब बैंक के मुद्दों के बाद में बैंक इतनी आसानी से पैसा लोगों को फ्लो नहीं कर रही है, और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था और मंदी के स्तर में जा सकती है। 4% से भी कम विकास होने के अनुमान हमारा लगाया गया है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इन बैंकों को श्योरिटी देंगे, ताकि कैश फ्लो जो होगा या जो लोन का डिसबर्सल होगा वो अधिक बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से स्थिर होना शुरू हो जाएगी। तो बैंक को 100% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत दी गई है। जब हम लोग एमएसपीएमई की बात करेंगे तो इस एमएसएमई की परिभाषा को भी गवर्नमेंट ने बदल दिया है। परिभाषा में एक परिवर्तन किया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
लघु उद्योग लघु ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिले हैं। इसलिए इस परिभाषा में निरंतर बदलाव की मांग की गई है, कुछ नवीन आयाम तय किए गए हैं। उन नवीन आयामों की बात करूंगा तो एक तो निवेश की सीमा को संशोधित किया गया है, कंपनी के टर्नओवर के मापदंड के रूप में जोड़ा गया है। यानी कंपनी का जो टर्नओवर है, पहले निवेश को ही आधार रखा जाता था, जब हम लोग एसएमई एक्ट 2005 की बात करेंगे तब उसमें एक परिवर्तन कर दिया है। अब ये परिवर्तन है कि कंपनी का जो टर्नओवर होता है टोटल पूरे साल का, उसको भी मापदंड के आधार में रखा जाएगा। निर्माण और सेवा के क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया। पहले बहुत बड़ा इशू था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्मॉल स्केल या मीडियम इंटरप्राइज होगी तो उसको अलग कैटेगरी में रखते थे और सर्विस सेक्टर की कैटेगरी अलग थी। अब इस अंतर को समाप्त कर दिया है सरकार की तरफ से। हालांकि नवीन परिभाषा के लिए अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन करना जरूरी है। एक तरीके से केवल घोषणा की गई है, निरंतर सरकार इसको स्पष्ट कर रही है। तो जैसे ही स्पष्ट कर देगी, हम एक नए वीडियो के साथ फिर से इसका विश्लेषण करेंगे कि जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको किस कैटेगरी में आवंटित किया गया है या क्या उनके लिए ऊपरी सीमा रखी गई है। बहुत से लोग इस चीज की विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितने भी लघु और सक्षम उद्योग होंगे ये इन चीजों का गलत लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे हम लोग टर्नओवर की बात करेंगे, या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो क्रेडिट उनको दिया जाएगा, हो सकता है उनकी क्षमता हो चुकाने की, फिर भी नहीं चुका रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि जब हम लोग इनका एनालिसिस करेंगे तो वर्तमान की जो आवश्यकता है वो है कि उद्योग को किसी भी तरीके से संचालित करें, क्योंकि ये जो 2 से 3 महीने के जो दौर चला है इस लॉकडाउन का, और आने वाले समय में भी कुछ जब तक वैक्सीन नहीं मिलती या एंटीडोज नहीं मिलते, तो हमें जैसा हर राज्य का मुख्यमंत्री या बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस कोरोना के साथ ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है। ऐसे में बहुत से प्रिकॉशंस हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे। जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि सिक्योरिटी इशू जाएंगे, हेल्थ इशू जाएंगे, लेबर लॉज भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो उनको भी बहुत से स्टेट्स ने कमजोर किए हैं, ताकि इन उद्योगों को सुचारू रूप से चला सकें या इनको ऐसा महसूस किया जाए कि आप पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है सिवाय इस आर्थिक के। और इस तरीके के विशेष प्रावधान जो हैं वो उद्योगों के प्रति लोगों की जो रुचि है या जो निवेश करने की रुचि है उसको बनाकर रखेंगे, ताकि देश आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो जाए। तो ये भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है और इसी को हम लोग आधार रख सकते हैं। आलोचना करने वाले आंकड़ों को जरूर आधार रखते हैं, क्योंकि बहुत से राष्ट्रों में जैसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 75 करोड़ तक के टर्नओवर को मानती है और हम लोग 5 करोड़ तक के टर्नओवर को मानते हैं। पर डिपेंड करता है किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं और जो नंबर ऑफ स्टैंडअप्स हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। यानी जिन्होंने अपनी नई नई स्कीम्स शुरू की हैं या जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए हैं, क्योंकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि किसी को दिया हुआ रोजगार एक परिवार का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भरण पोषण करता है, लेकिन स्वरोजगार जो है वो कम से कम भी 2 या 3 से अधिक परिवारों का भरण करता है, क्योंकि वह खुद जब रोजगार में आएगा तो कम से कम कुछ सीमित मात्रा में रोजगार को अर्जित करेगा या उन चीजों को विकसित करने में सक्षम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार इन चीजों को विकसित करे। तो ये जो सरकार की वर्तमान की नीति है आत्मनिर्भर भारत की, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस नीति का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन हुआ या ये 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया, तो भी हम लोग इस नीति को बनाने में सफल रहेंगे। इस तरीके के विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV।